इसके साथ ही ऐसे मेजर्स पर जरूरत से ज्यादा एम्फेसिस किया गया था जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कमीशन एबल बॉडीड पर्सन के लिए टास्क फोर्स से पेमेंट करने का सुझाव देती है। साथ ही फॉडर फैमिन से डील करने के लिए रूल्स भी तैयार करती है। ये तो बात हुई लॉर्ड कर्जन के फैमिन रिलीफ मेजर्स की। आइए बात करते हैं उनके एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स की। एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू एंड इरिगेशन। लॉर्ड कर्जन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए पढ़ के थक गए भाई, एग्जाम आ गया यूपीएससी का। लैंड रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें लैंड रेवेन्यू के लिए 3 प्रिंसिपल्स फिक्स किए जाते हैं, जो थे पहला कि रेवेन्यू को हमेशा ग्रेजुअली ही इंक्रीज किया जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल था कि रेवेन्यू कलेक्ट करते समय एग्रीकल्चर को कोई नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। और तीसरा था कि ड्राउट या और किसी मुश्किल के समय पेजेंट की तुरंत हेल्प की जाए। इरिगेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स के लिए 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रिएफ की चेयरमैनशिप में कमीशन फॉर्म की जाती है। कमीशन आने वाले 20 सालों में इरिगेशन के ऊपर 4.5 करोड़ रुपीस अतिरिक्त खर्च करने का सुझाव देती है। कर्जन के समय में झेलम कनाल को कंप्लीट करने के साथ अपर झेलम और लोअर बड़ी दुआब कनाल्स का काम भी शुरू हो जाता है। इसके साथ ही 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट के द्वारा कल्टीवेटर्स के लिए सस्ते रेट्स पर लोन देने का प्रोविजन किया गया था। इंडियन एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के इंप्रूवमेंट के लिए लॉर्ड कर्जन इंस्पेक्टर जनरल के अंडर इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी सेटअप करते हैं, जिसका काम कल्टीवेशन के साइंटिफिक मेथड्स को प्रमोट करना था। इस तरह लॉर्ड कर्जन इंडिया में एग्रीकल्चर और पेजेंट्स की कंडीशन को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बाद आइए जानते हैं रेलवे रिलेटेड रिफॉर्म्स के बारे में। रेलवेज। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने के बाद से ही रेलवेज का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से इंडिया में हो रहा था। इसको और आगे ले जाने का काम करते हैं लॉर्ड कर्जन। कर्जन रेलवे के डेवलपमेंट पर खास ध्यान देते हैं। उनके समय में रेलवे की एग्जिस्टिंग लाइंस को इंप्रूव किया जाता है और साथ ही नई लाइंस पर भी काम शुरू किया जाता है। रेलवे की वर्किंग और एडमिनिस्ट्रेशन पर एडवाइस देने के लिए इंग्लैंड से रेलवे एक्सपर्ट मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को बुलाया जाता है। रॉबर्टसन के अनुसार रेलवे की कंडीशन अनसैटिस्फैक्टरी थी और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक रिफॉर्म की जरूरत थी। ये कहते हैं कि रेलवे लाइंस को कमर्शियल एंटरप्राइजेस की तरह बिल्ड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सभी मैटर्स को देखने के लिए एक रेलवे बोर्ड सेटअप करने का सुझाव भी देते हैं। लॉर्ड कर्जन कमीशन की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और रेलवे का मैनेजमेंट, जिसे अभी तक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देखता था, रेलवे बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं टैक्सेशन और करेंसी रिलेटेड मेजर्स की। करेंसी एंड टैक्सेशन। दोस्तों, 1899 के इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट के द्वारा ब्रिटिश करेंसी को इंडिया में लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है और 1 पाउंड की कीमत 15 रुपए के बराबर रखी जाती है। इसके साथ ही कर्जन सॉल्ट टैक्स का रेट भी कम करते हैं। 2.5 रुपीस पर मॉन्ड के रेट को कम करके 1.3 रुपीस पर मॉन्ड कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थे लॉर्ड कर्जन के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब हम जानते हैं उनके समय में होने वाले आर्मी रिफॉर्म्स के बारे में। आर्मी रिफॉर्म्स। लॉर्ड कर्जन के समय में हुए आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन का श्रेय जाता है लॉर्ड किचनर को। ये 1902 से लेकर 1908 तक इंडिया के कमांडर इन चीफ रहे थे। इंडियन आर्मी को 2 कमांड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, नॉर्दर्न कमांड और सदर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर मुरी में और सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर्स पूना में था। आर्मी की हर डिवीजन में 3 ब्रिगेड्स बनाई जाती हैं, जिसमें 2 ब्रिगेड्स इंडियन बटालियन की और 1 ब्रिगेड इंग्लिश बटालियन की होती थी। इसके साथ ही ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए क्वेटा में ट्रेनिंग कॉलेज भी सेटअप किया जाता है। ब्रिटिश ट्रूप्स को बेटर आर्म्स की सप्लाई शुरू होती है। इसके अलावा आर्मी की हर बटालियन को एक सीवियर टेस्ट पास करना होता था, जिसका नाम रखा गया था द किचनर टेस्ट। आर्मी के रीऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब यह भी था कि इस डिपार्टमेंट का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के लिए भी एक एक्ट पास किया था। आइए जानते हैं उसके बारे में। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904। लॉर्ड कर्जन हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे थे और आर्कियोलॉजी में उनका डीप इंटरेस्ट था।
इसीलिए इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर, रिस्टोर और प्रोटेक्ट करने के लिए वो 1904 में एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट पास करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की रिपेयर के लिए 50,000 पाउंड्स की अमाउंट सैंक्शन कर दी जाती है। कर्जन इंडियन स्टेट्स पर भी प्रेशर डालते हैं कि वो अजंता एलोरा और सांची स्तूपा जैसे इंडिया के रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करने का काम करें। 1904 का ये एक्ट इंडिया में आज भी मॉन्यूमेंट कंजर्वेशन के लिए एक बेडरॉक की तरह माना जाता है। दोस्तों, इन सभी रिफॉर्म्स के अलावा लॉर्ड कर्जन ने 1899 में कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट भी पास किया था। इस एक्ट के द्वारा कर्जन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फील्ड में किए गए लॉर्ड रिपन के काम को अंडू करना चाहते थे। ये एक्ट कॉर्पोरेशन में इलेक्टेड मेंबर्स की स्ट्रेंथ को कम कर देता है, जिससे कैलकाटा कॉर्पोरेशन और उसकी कमिटीज की मेजॉरिटी बनी रहती है। इंडियन मेंबर्स एक्ट से खुश नहीं और 28 मेंबर्स अपना विरोध दिखाने के लिए रिजाइन भी कर देते हैं। लेकिन कर्जन पर इनकी प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि वो तो अपने काम से इतने खुश थे कि 1903 में एक बैंक्वेट में कहते हैं कि वाइसरॉय की पोस्ट से रिटायर होने के बाद वो कैलकाटा का मेयर बनना पसंद करेंगे। ये एक्ट अकेला ऐसा काम नहीं था कर्जन का जिसने इंडियंस को प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर किया। उनका सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन तो बंगाल का पार्टीशन था। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1900 यहाँ पे लेकिन बहुत तगड़ा दोस्तों 1905 में बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्टीशन कर्जन के सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होने वाले मूव्स में से एक था। इसका विरोध न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे भारत में किया जाता है। आइए समझते हैं कर्जन ने यह डिसीजन आखिर क्यों लिया था। बंगाल प्रोविंस उस समय इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला प्रोविंस था। लगभग 8 करोड़ की जनसंख्या थी बंगाल की, जिसमें आज का वेस्ट बंगाल, बिहार